नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के अभ्यास 7 के विज्ञान विषय का सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। ठीक है, तो कक्षा 6 के विज्ञान विषय का इकाई 7 पाठ का नाम है जीवों में अनुकूलन। ठीक है, पाठ का नाम है जीवों में अनुकूलन। तो आज हम लोग इसी अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी जितने भी ऑप्शंस वाले प्रश्न रहते हैं वह है। और इसमें हमारा पहला प्रश्न था कि मेढक रहता है, तो आपको बताना है मेढक कहाँ रहता है। ऑप्शन है आपके लिए स्थल पर, जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह, या वायु में। तो मेढक केवल स्थल पर तो रहता नहीं है, पानी यानी जल में भी नहीं रहता है हमेशा, और हवा में तो रहता ही नहीं है। लेकिन जो मेढक होता है वह जल में भी रहता है और कभी कभी स्थल यानी ज़मीन पर भी रहता है। ठीक है, इसीलिए मेढक को हम उभयचर प्राणी कहते हैं। मेढक को क्या कहते हैं? उभयचर प्राणी, क्योंकि मेढक जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जल तथा स्थल दोनों जगह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मछली सांस लेती है, तो आपको बताना है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। ऑप्शन है आपके गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, या पंखों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है मछली गिल्स द्वारा सांस लेती है। गिल्स को ही हम गलफड़े भी बोलते हैं। ठीक है, गिल्स को भी क्या बोलते हैं? गलफड़े भी। तो मछली सांस लेती है किसकी सहायता से? गिल्स द्वारा या गलफड़े द्वारा। ठीक है, चलिए। अच्छा, फेफड़े द्वारा कौन सांस लेता है? तो फेफड़े द्वारा मनुष्य सांस लेता है। ठीक है, और त्वचा द्वारा कौन सांस लेता है? तो त्वचा द्वारा मेढक सांस लेता है। ठीक, और पंखों द्वारा तो भैया कोई सांस नहीं लेता। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, ऊंट के कुबड़ में संचित होता है, तो ऊंट के कुबड़ में क्या संचित होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या खनिज लवण। तो इसका सही उत्तर है ऊंट के कुबड़ में वसा संचित होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नागफनी का पौधा है, तो नागफनी का पौधा कैसा पौधा है? यानी यह जल में रहने वाला है, या मरुस्थल में रहने वाला है, या ऊपरी रोही है, या आरोही है। तो नागफनी का जो पौधा है वह मरुस्थलीय स्थानों पर उगने वाला पौधा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय। ठीक है, नागफनी का पौधा कैसा पौधा है? मरुस्थलीय पौधा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है, यानी ऐसा पौधा जो जल में पाया जाता है। तो ऐसा पौधा कौन है? मटर। मटर क्या जल में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। आलू, आलू भी तो जल में नहीं पाया जाता है, सड़ जाएगा। मक्का, मक्का भी जल में नहीं पाया जाता है। तो जल में क्या पाया जाता है? हमारा सिंघाड़ा। ठीक है, तो जल में पाया जाने वाला पौधा या जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा कौन सा हो जाएगा? सिंघाड़ा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थानों में आपको भरना था। चलिए पूर्ति करके हम देखते हैं। पहला था, मेढक पानी में श्वसन खाली स्थान द्वारा करता है। तो मेढक पानी में श्वसन किसके द्वारा करता है? तो त्वचा के द्वारा। तो क्या भरा जाएगा? त्वचा। मेढक पानी में श्वसन त्वचा के द्वारा करता है। अगला है, नागफनी एक खाली स्थान का पौधा है। तो नागफनी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, नागफनी कैसे वातावरण का पौधा है? मरुस्थलीय, यानी रेगिस्तानी वातावरण का। तो मरुस्थलीय वातावरण यानी नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है, तो इसमें भरा जाएगा मरुस्थलीय वातावरण। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृद ऊतक खाली स्थान पौधों में पाया जाता है। तो यह जो अल्प विकसित जड़ें होती हैं और वायु मृद ऊतक, यह कैसे पौधों में पाया जाता है? तो यह जलीय पौधों का गुण है। यह जलीय पौधों में ऐसा गुण पाया जाता है। तो क्या भरा जाएगा इसमें? जलीय। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, आलू एक
भूमि का खाली स्थान है। तो आलू भूमि का क्या है? एक पौधा है। ठीक है, तो क्या भरा जाएगा इसमें? पौधा। आलू एक भूमि का पौधा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पक्षियों की हड्डियां खाली स्थान होती हैं। तो पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। यह हमने चैप्टर में पढ़ा था। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, वायु से भरी होती हैं, जिनसे उनका शरीर हल्का होता है, जो उन्हें उड़ने में सहायता करता है। तो क्या भरा जाएगा इसमें? खोखली। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो चिन्ह लगाकर हम उत्तर देख लेते हैं। और इसमें सबसे पहला हमारा था, मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल गलत है। मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले नहीं होते हैं, बल्कि यह मजबूत तने वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ का वातावरण अत्यंत ही दुष्कर होता है, ठीक, कठिन होता है। इसलिए मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वह कमजोर और कोमल तने वाले नहीं होते हैं। तो यह हमारा गलत रहेगा। ख है, पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है। अभी हमने पढ़ा। ठीक है, क्योंकि खोखली होती है, वायु से भरी होती है, जो उन्हें उड़ने में सहायता करता है। तो यह हमारा सही रहेगा। ठीक है, पक्षियों की हड्डियां खोखली तथा वायु से भरी होती हैं, यह सही है। ग आते हैं, मरुद्भिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। मरुद्भिद यानी जो मरुस्थल में पौधे पौधे पाए जाते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मरुस्थल के जो पौधे होते हैं वह कोमल कमजोर नहीं होते हैं, बल्कि मजबूत होते हैं। और चूंकि वहाँ पानी की कमी होती है, तो इनकी जो जड़ें होती हैं यह बहुत गहराई तक गई होती हैं, क्योंकि पानी बहुत गहराई में रहता है। तो मरुस्थल के जो पौधे होते हैं उनके जड़ें बहुत विकसित होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया है कि वह जड़ें अल्प विकसित होती हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है। तो क्या यह सही है? यह बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों सही है? देखिए, ठंडे प्रदेशों में बर्फबारी यानी बर्फ़ लगातार गिरती रहती है, तापमान बहुत ठंडा होता है। तो ऐसे जंतुओं के शरीर पर घने तथा लंबे बाल होते हैं, ताकि इनका शरीर गर्म रहे। ठीक है, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत रहती है, ताकि जो वातावरण में ठंड है वह उनके शरीर में बहुत कम प्रवेश कर सके। ठीक है, तो यह हमारा सही था। चलिए, प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। तो उत्तर हम मिलान करके देख लेते हैं कि किसका मिलान किससे होगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहला है वायुकोश। तो वायुकोश किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है पंछियों में। जितने भी पंछी होते हैं उसमें वायुकोश पाया जाता है। तो वायुकोश का मिलान हो जाएगा पंछी से। सल्क, जिसको गांव में हम लोग मछली के ऊपर जो सेहरा रहता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सल्क। तो यह किसमें पाया जाता है? मछलियों में। ठीक है, तो सल्क का मिलान किससे हो जाएगा? मछली से। मेढक में क्या पाए जाते हैं? तो मेढक में पाद जाल पाए जाते हैं, जो उन्हें तैरने का काम करते हैं। उपचर्म, यह जलकुंभी में पाया जाता है। उपचर्म की एक परत जो उसे पानी में सड़ने से बचाती है। तो उपचर्म का मिलान हो जाएगा जलकुंभी से। चिड़िया, चिड़ियों में पंख पाए जाते हैं, जो कि उसे उड़ने में सहायता करते हैं। तो आशा है मिलान हो गया होगा सबका। वायुकोश का मिलान कीजिएगा पंछी से, सल्क का मिलान मछली से, मेढक का मिलान पादजाल से, उपचर्म का मिलान जलकुंभी से, चिड़िया का मिलान पंख से। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अनुकूलन। प्रश्न उत्तर देखेंगे हम। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा कि अनुकूलन किसे कहते हैं। और इसके अलावा इसी में एक प्रश्न और भी जुड़ा है कि मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुकूलन किसे कहते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे आप अनुकूलन। तो देखिए, अनुकूलन की परिभाषा क्या होती है? आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है।
ठीक है, यह अनुकूलन की परिभाषा हो गई कि आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसी में और प्रश्न था कि मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन के लिए क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हेडिंग रहेगा मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन। आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और वह विशेष परिस्थितियां क्या हैं, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। इन परिस्थितियों के समाधान हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदुरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए और रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे ऊंट। तो यह हमारा अगले प्रश्न का उसी का जो भाग था कि मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन की क्या विशेषता है, वह हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की दूर दूर तक कमी होती है, अत्यधिक तेज धूप होता है, गर्म बालू पर चलना होता है। तो इन परिस्थितियों के समाधान के लिए मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय यानी पानी एकत्र करके रखने की अपने शरीर में क्षमता होती है, त्वचा खुरदरी होती है, इनकी बाल अधिक लंबे होते हैं, लंबे पैर होते हैं, जिससे शरीर ज़्यादा से ज़्यादा बालू के संपर्क से, रेत के संपर्क से दूर रहता है, और गद्देदार तलवे होते हैं जो जलते कम हैं और धंसते कम हैं, जो दौड़ने में सहायता करते हैं, जैसे ऊंट के पैर। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए कि जलीय जीवों में कौन कौन सी अनुकूलन की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताएं क्या क्या हैं। जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे क्लोम यानी गिल्स होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है तथा आँखों पर निमेषक पटल होती है। यह सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। तो जलीय जीवों में आमतौर पर यही विशेषताएं पाई जाती हैं कि जलीय जंतुओं का जो शरीर होता है, उनके शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं, यानी जल उनके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। श्वसन के लिए इसमें विशेष रचनाएं होती हैं, जैसे मछली की बात करें तो उसमें क्लोम्स होते हैं यानी गिल्स, गलफड़े होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित यानी नाव के आकार का होता है, जो पानी को काट कर आगे बढ़ने में मदद करता है। चपटे पंख होते हैं, गर्दन का पूर्ण रूप से अभाव होता है और आंखों पर निमेषक पटल होती है। यह सभी लक्षण जलीय जीवों में पाए जाते हैं, जो उन्हें तैरने में, भोजन की तलाश में तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन बढ़ाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। तो सबसे पहली बात की उभयचर जीव कहते किसे हैं, तो ऐसे जीव जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, ऐसे जीवों को उभयचर जीव कहते हैं। तो उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, उभयचर जीव जैसे मेढक के पश्चपाद यानी जो पिछले पाद होते हैं के पादजाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। यह उभयचर जीवों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो उसे दोनों जगह रहने में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायवीय जंतुओं में अनुकूलन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी जो जीव वायु में रहते हैं उनके शरीर में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें अनुकूलित करते हैं ऐसे वातावरण में रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, पंछियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है।
ठीक है। पंछियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद यानी अगले पाद ही पंख में रूपांतरित होते हैं। तो इनके अगले जो पैर होते हैं वही पंख में रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पंछियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। ठीक है, तो यह उत्तर था हमारा वायवीय जंतुओं में अनुकूलन को संक्षेप में। तो पंछियों में यह अनुकूलन पाया जाता है, लेकिन कुछ कीट भी होते हैं वायवीय कीट जो वायु में रहते हैं, तो उन कीटों में क्या अनुकूलन होता है तो वह भी हमें लिखना होगा। तो पंछियों के बाद हम देखते हैं कि वायवीय कीटों में क्या अनुकूलन होता है। तो कीटों को ध्यान से देखें, उनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकी जंतु जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब यह उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। तो यह हमारा पूरा उत्तर हुआ प्रश्न नंबर 8 का। फिर से एक बार देख लीजिए। प्रश्न था वायवीय जंतुओं में अनुकूलन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पहला हम पंछियों के बारे में लिखेंगे कि पंछियों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो पंछियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायक हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पंछियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। कीटों की बात करें तो आप कीटों को ध्यान से देखें, उनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकी जंतु जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब यह उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। अगले प्रश्न पे आते हैं। छोटा सा प्रश्न है हमारा अगला कि मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है। तो इसका उत्तर है मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है, यानी जो मदार है वह स्थल पर उगने वाला एक पौधा है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किन्हीं 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। यानी ऐसे 2 जंतु जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका मेढक और सैलामेंडर कछुआ। ठीक है, यह जंतु उभयचर जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न हो गया आपका। अब अगला प्रश्न है जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। यानी जल में रहने वाले जीवों में पंख की क्या भूमिका होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि तैरने में सहायक होते हैं। जलीय अनुकूलन में पंख तैरने में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय व वायवीय पंछियों एवं जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। कि अपने आसपास भ्रमण करके आप देखिए जल, स्थल और वायु में रहने वाले पंछी और जंतु और पौधे के क्या नाम हैं। तो उत्तर देखिए, जलीय जंतु हो गया मछली, मेढक। जलीय पौधे की बात करें तो सिंघाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिला। स्थलीय जंतु बिल्ली, कुत्ता, सियार। स्थलीय पौधे नागफनी, नीम, आम, अमरूद। वायवीय पंछी या जंतु तितली, कबूतर, चिड़िया आदि। ठीक है, यह उत्तर हो गया हमारा। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या था। जलीय जंतु की बात करें तो मछली, मेढक हो गया।
जलीय पौधे की बात करें, सिंघाड़ा कुमुदनी हाइड्रिला हो गया। स्थलीय जंतु के लिए बिल्ली कुत्ता सियार हो गया। स्थलीय पौधे के लिए नागफनी नीम आम अमरूद हो गया। वायु पक्षी या जंतु में तितली कबूतर चिड़िया हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, कि मरुस्थल में रहने के लिए ऊंट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिससे वह मरुस्थल में आसानी से रह सकता है। तो उत्तर है इसका कि ऊंट में जल संचय की क्षमता होती है, खुरदुरी त्वचा होती है और लंबे पैर होते हैं, गद्देदार तलवे होते हैं जो उसे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित करते हैं। तो उत्तर कैसे लिखिएगा आप, ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा और लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पंछियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा पंछियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण होता है, खोखली हड्डियां तथा वायुकोश उड़ने में सहायता करती हैं। तो यह आपका प्रश्नोत्तर हो गया। दोस्तों, अगर आपको किसी भी चैप्टर में या किसी भी विषय के किसी भी चैप्टर के किसी भी प्रश्न में अगर कोई दिक्कत है, आप उसका उत्तर या हल चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको किस अभ्यास का, किस क्लास का, किस चैप्टर का प्रश्नोत्तर या हल चाहिए। हम ज़रूर उसका हल आपको देंगे। और अगर अभी आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चलता रहे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यह कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर आपको अपने अभ्यास प्रश्नों में किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।